हमने स्टूडेंट्स पिछली क्लास के अंदर ये देखा था कि व्हाट इज एसिड। तो एसिड के बारे में, और एसिड का सिंबल क्या होता है, कौन बच्चा बताएगा एसिड का सिंबल? एच पॉजिटिव आयन। एच पॉजिटिव आयन, बिल्कुल ठीक है। एसिड का सिंबल है एच पॉजिटिव, ठीक है। अच्छा बेटा, अब हमने फिर उस क्लास में ये देखा था कि स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है, सॉरी एसिड की डेफिनेशन देखी थी कि एसिड की डेफिनेशन क्या है, और एसिड का टेस्ट देखा था, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एसिड बाय लिटमस टेस्ट। कि जो लिटमस पेपर होता है दो तरह का होता है, रेड कलर का भी और ब्लू कलर का भी। जो रेड कलर का लिटमस पेपर है उसको अगर आप एसिड में डालोगे तो कुछ भी नहीं होगा, कलर चेंज नहीं होगा। लेकिन जो ब्लू कलर का लिटमस पेपर होगा, अगर आप उसको एसिड में डालते हो तो एसिड उस लिटमस पेपर को, ब्लू लिटमस पेपर को रेड कलर में कन्वर्ट करता है। फिर आपको एसिड की डेफिनेशन बताई थी कि एसिड इज द प्रोटॉन डोनर। एसिड प्रोटॉन डोनेट करता है when it is dissolved in water, जब आप उसको वाटर में डिजोल्व करेंगे, ठीक है। अल्कली के बारे में भी कुछ नहीं पढ़ा हमने। फिर उसके बाद मैंने आपको बेटा ये बताया था कि एसिड जब डिजोल्व होता है तो एच आइन कैसे बनता है। देखो ये HCl था ना, HCl, तो क्लोरीन ने हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींच लिए, तो लिहाजा H प्लस की फॉर्म में रिलीज हुआ और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन Cl ने ले लिया, Cl माइनस। इसी तरीके से स्टार्ट क्लास, इसी तरीके से HNO3 है नाइट्रिक एसिड, इसको बेटा जब वाटर में डाला तो H प्लस और NO3 - 1, ये मोनोप्रोटिक थे, एक प्रोटॉन दे रहे थे। अच्छा, बाज एसिड्स होते हैं जो कि डायप्रोटिक होते हैं, ठीक है। डायप्रोटिक का मतलब है कि जिन जो दो प्रोटॉन डोनेट कर सकते हैं, ठीक है। और मैंने आपको कहा था कि इस तरह नहीं लिखना, ये गलत होगा, क्योंकि जब H प्लस होता है ना उसके पास तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं होते, तो वो इस तरह बॉन्ड तो नहीं बना सकते ना, तो बाज बच्चे इस तरह लिख देते हैं H2 और ऊपर प्लस का साइन। भाई H2 का मतलब है कि दोनों हाइड्रोजन ने बॉन्ड बनाया हुआ है, तो बॉन्ड बनाने के लिए तो इलेक्ट्रॉन चाहिए, इलेक्ट्रॉन तो है ही नहीं इसके पास, ठीक है। इसी तरीके से फॉस्फोरिक एसिड जो है ट्राइप्रोटिक एसिड है, इट हैज 3 प्रोटॉन्स, ठीक है। और आगे चलते हैं अगर हम, ये मोनोप्रोटिक HCl, ये भी मोनोप्रोटिक, ये 2 प्रोटॉन दे रहा है। डाइप्रोटिक 3 प्रोटॉन दे रहा है। अभी देखो आपको चार्जेस का समझ आ जाएगी यहाँ से, -3 -2 -1 -1। जब एक प्रोटॉन डोनेट होगा ना तो ये हाइड्रोजन आइन ने अपना इलेक्ट्रॉन इस Cl को दे दिया, एक ही इलेक्ट्रॉन दिया ना क्योंकि एक हाइड्रोजन था। लेकिन जिस सल्फ्यूरिक एसिड में देखें देयर आर 2 प्रोटॉन्स, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं यहाँ से, दोनों हाइड्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, तो सल्फेट पर -2। फास्फोरिक एसिड में देखें 3H बन रहा था, तो इसका मतलब ये हुआ कि ईच हाइड्रोजन इज डोनेटिंग 1 इलेक्ट्रॉन, 3 हाइड्रोजन हैं, 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, तो फॉस्फेट के ऊपर -3 चार्ज आया, ठीक है। और फिर डेफिनेशन मैंने आपको बता दी थी, एसिड इज द प्रोटॉन डोनर। यहां से बेटा हम आगे अब स्टार्ट करते हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है और स्ट्रॉन्ग वीक एसिड क्या होता है। तो डिफाइन स्ट्रॉन्ग एसिड, ये बेटा आज का लेसन यहाँ से है। मैं यहाँ बेटा माइक ऑफ कर दें, अगर कोई क्वेश्चन पूछ लें तो पूछ लें। लेक्चर नंबर 2, एसिड बेस्ड सॉल्ट। स्ट्रॉन्ग एसिड, अच्छा बेटा स्ट्रॉन्ग एसिड के अंदर कंप्लीट आयोनाइजेशन होती है, कंप्लीट आयोनाइजेशन। अब कंप्लीट आयोनाइजेशन मीन मैं आपको बताता हूं, पहले डेफिनेशन की वर्ड, जो की वर्ड है वो ये लिख लें कि इन स्ट्रॉन्ग एसिड देयर इज कंप्लीट आयोनाइजेशन। मतलब ये ब्रैकेट में मैं लिख देता हूं कि molecules all the molecules of acid becomes ion, all the molecules of acid becomes ions। बेटा मतलब पता है इसका क्या है? इसका मतलब ये है, जरा देखो, आपके पास HCl है, राइट। इसके ना 100 मॉलिक्यूल्स हैं, कितने? 100। तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है ना, तो स्ट्रॉन्ग एसिड की वजह से जितने भी मॉलिक्यूल हैं 100 के 100 मॉलिक्यूल आयोनाइज होंगे।
100 के 100 मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, आयोनाइज होंगे, 100% आयोनाइजेशन हो रही है, और आपके पास H+ बनेगा, Cl- बनेगा। मतलब आफ्टर द आयोनाइजेशन नो मॉलिक्यूल, आपको पता है ना मॉलिक्यूल न्यूट्रल होता है, मॉलिक्यूल का वर्ड बोल रहा हूं तो इससे मुराद HCl है। नो मॉलिक्यूल ऑफ HCl इज लेफ्ट, all the molecules are converted into their ions, H+ में और Cl- में। इसको बोलते हैं कंप्लीट आयोनाइजेशन। पूछेंगे अगर आपको कंप्लीट आयोनाइजेशन का मतलब समझ नहीं आया, शाबाश। इनकम्प्लीट का बताता हूँ क्या मतलब है। कंप्लीट का मतलब पहले बेटा सब बता दें, कंप्लीट आयोनाइजेशन का क्या मतलब होगा। completely absorbed in water. मतलब जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे एसिड के सारे आयोनाइज हो रहे हैं इनटू देयर आइंस, ठीक है। इसके मुकाबले में एक और टर्म है वीक एसिड। अच्छा, आपको ने पिछली क्लास में कुछ एग्जांपल्स बताई थी बेटा, स्ट्रॉन्ग एसिड्स की ये एग्जांपल हैं, HCl, HNO3, H2SO4, H3PO4। आपको बताया था ना बेटा, ये सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में आपको ये बताया था मैंने कि दिस इज द किंग ऑफ द एसिड। किसी भी कंट्री की अगर आपने इकोनॉमी चेक करनी है तो वो आप एक तरीका ये होता है कि आप देखते हैं कि उस कंट्री में सल्फ्यूरिक एसिड कितना प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। जितना सल्फ्यूरिक एसिड ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है इसका मतलब है वो कंट्री इकोनॉमिकली उतनी ज्यादा स्ट्रांग है। अच्छा, इसके मुकाबले में वीक एसिड क्या होते हैं, कार्बोनिक एसिड, H2CO3 कहते हैं कार्बोनिक एसिड। फिजी ड्रिंक्स में होता है कि जो पेप्सी 7 अप पीते हैं, इसके अंदर कार्बोनिक एसिड होता है। बनता पता है कैसे है ये कार्बोनिक एसिड, कौन बताएगा जी, कैसे बनता है कार्बोनिक एसिड। बहुत सिंपल सा तरीका है, वाटर के अंदर क्या मिक्स कर दें, पानी में कौन सी गैस मिक्स कर दें, Carbon कार्बोनिक एसिड, dioxide. कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड को मिक्स कर दें तो कार्बोनिक एसिड बन जाएगा। इसी तरह बेटा आप विनेगर, घरों में जो सिरका यूज करते हैं ना विनेगर, वो पता है क्या होता है, कैसे बनता है। आप 5% विनेगर लेंगे, ये लेंगे एथेनोइक एसिड, और उसमें 95% वाटर डाल दें, विनेगर बन जाता है। कैसे बनता है जी विनेगर, 5% एथेनोइक एसिड, 95% वाटर, तो आपके पास विनेगर बनेगा। तो बेटा अब मैं वीक एसिड पर आ रहा हूं। व्हाट इज वीक एसिड, there is incomplete ionization, there is incomplete, Partial ionization. yes बिल्कुल पार्शियल भी कह सकते हैं, इनकम्प्लीट आयोनाइजेशन। पता है कितनी होती है, 1% आयोनाइजेशन होती है। कितनी आयोनाइजेशन होती है बेटा वीक एसिड में, मैक्सिमम इतनी होती है। कितना लिखा है मैंने, 1%. 1%। बाकी 99% एसिड अनरिएक्टेड रहता है, रिएक्शन ही नहीं करेगा भाई, वो डिसॉल्व, वो मतलब आयंस नहीं बनाएगा। यहां पर देखो क्या लिखा था, कितने परसेंट आयोनाइजेशन हो रही है स्ट्रॉन्ग एसिड में, 100%. मतलब ये होगा बेटा 100% का कि आफ्टर आयोनाइजेशन नो मॉलिक्यूल इज लेफ्ट, आफ्टर आयोनाइजेशन नो मॉलिक्यूल इज लेफ्ट, ठीक है। लेकिन जो वीक एसिड होगा उसमें 1% आयोनाइजेशन है। इसकी जरा एग्जांपल देख लें, इसकी एग्जांपल देखें। आपके पास है एथेनोइक, पहले कार्बोनिक एसिड कराता हूं, H2CO3, ठीक है जी, ये कार्बोनिक एसिड है। अच्छा, कार्बोनिक एसिड को आप जब डिसॉल्व करोगे ना बेटा वाटर में, ये डिसॉल्व तो होगा, H आयन भी बनेंगे और कार्बोनेट आयन भी बनेंगे भाई, लेकिन ये रिवर्सिबल रिएक्शन होगा। ये देखो रिवर्सिबल का एरो का इसका मतलब ये होता है, रिवर्सिबल एरो का, ये डबल हेडेड एरो होता है ना, मतलब ये इस तरह है, फॉरवर्ड भी जा रहा है बैकवर्ड भी जा रहा है, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख देते हैं, एक एक एरो ड्रॉ कर देते हैं। मतलब इसका मतलब ये है कि बेटा ये कार्बोनिक एसिड ने आयंस तो बनाए, लेकिन ये इतने ज्यादा स्टेबल नहीं थे। तो क्या हुआ कि ये जो आयंस थे, इन आयंस ने दोबारा मिलकर कार्बोनिक एसिड बना दिया भाई, इन आयंस ने दोबारा मिलकर कार्बोनिक एसिड बना दिया है। और अभी आपको बताता हूं यहां पर ताकि आपको इसका मतलब समझ आए। इनिशियली हम एज्यूम करते हैं देयर आर 100 मॉलिक्यूल्स, कितने मॉलिक्यूल्स थे, 100, ठीक है। और एट द एंड जब रिएक्शन हो गया ना,
तो पता है कितने मॉलिक्यूल्स बचे हुए हैं? 99 मॉलिक्यूल्स आर स्टिल अनआयोनाइज्ड। 99 मॉलिक्यूल्स जो हैं वो अनरिएक्टेड है, वो आयोनाइज ही नहीं हुए। तो बताओ कितने मॉलिक्यूल फॉरवर्ड गए हैं, कितने मॉलिक्यूल्स की आयोनाइजेशन हुई है? कि टोटल 100 थे, टोटल में से इतने बच गए हैं। या इसको इस तरह लिखते हैं अगर ये समझ नहीं आ रही, कि स्टार्टिंग में आपने इतने लिए थे, स्टार्टिंग में, ठीक है, या आपके पास टोटल इतने थे, टोटल 100 मॉलिक्यूल्स थे, और जो लेफ्ट जो बच गए हैं वो इतने। तो कितने मॉलिक्यूल फॉरवर्ड गए हैं भाई जो आयोनाइज हुए हैं? बोलो। 1 molecule. ओनली 1 मॉलिक्यूल। तो 1% आयोनाइजेशन। मुझे ये बताओ, मुझे ये बताओ कि अगर आपके पास एक बॉटल है, ठीक है, आपके पास एक बॉटल है, उसमें जी आपने 100 मॉलिक्यूल्स लिए हुए हैं HCl के। एक और बोतल है, उसमें आपने 100 मॉलिक्यूल्स लिए हुए हैं कार्बोनिक एसिड के। आपके ख्याल में, आपने इक्वल लिए हैं, ठीक है, आपके ख्याल में ज्यादा H आइंस कहां पर होंगे? ज्यादा H सर आइंस किधर होंगे भाई? हाइड्रोक्लोरिक HCl में. हाँ जी, शाबाश। क्यों भाई? मैं कहूंगा, मेरे दो क्वेश्चन, आप लोग आंसर देंगे। पहली बात, भाई ये HCl में तो एक H है, H2CO3 में तो 2 H हैं, तो क्या यहां ज्यादा H आइन नहीं बनेंगे? क्या कार्बोनिक एसिड ज्यादा स्ट्रांग नहीं होना चाहिए? ज्यादा हाइड्रोजन आइन, देखो 2 H आइन आ रहे हैं, और ऊपर तो HCl तो एक H आइन दे रहा है। तो मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि क्या कार्बोनिक एसिड के केस में ज्यादा H आइंस नहीं होंगे? क्या आंसर देंगे इसका, अगर कोई बच्चा आपसे ये क्वेश्चन पूछे? सर वो 100% आयोनाइज नहीं होगा। शाबाश। आप ये कहेंगे भाई कि जो कार्बोनिक एसिड है ये वीक एसिड है, वीक एसिड सिर्फ 1% आयोनाइजेशन होती है इसमें। मे भी इसमें बस ये 2 H आइन हो, बस एक मॉलिक्यूल आयोनाइज होगा तो 2 H आइन बन जाएंगे। लेकिन ये जो HCl है, दिस इज द स्ट्रॉन्ग एसिड। तो स्ट्रॉन्ग एसिड होने की वजह से इसमें कंप्लीट आयोनाइजेशन हो रही है। तो अगर 100 मॉलिक्यूल्स लिए हैं ना, मतलब 100% आयोनाइजेशन हो रही है इसमें, तो इसका मतलब है कि यहां तो H आइंस ही H आइंस हैं, HCl है ही नहीं। बताओ जरा, यहां इस बॉटल में कितने H2CO3 होंगे भाई? बेटा इस बॉटल में H2CO3 के मॉलिक्यूल्स कितने होंगे? सर 1%. नहीं 1%. नहीं, H2CO3 के मॉलिक्यूल्स। नहीं समझ आई ना? देखा, मैं कह रहा हूं H2CO3 के मॉलिक्यूल्स कितने होंगे इस बॉटल में? एक होगा। मॉलिक्यूल के बारे में याद रखें, मॉलिक्यूल इज ऑलवेज न्यूट्रल, मॉलिक्यूल न्यूट्रल होता है। सर अब 100 बताएं, molecule होंगे, 100. 100 तो इनिशियली लिए थे ना, 100 तो इनिशियली लिए थे, उसका 1% आयोनाइज हो गया, तो 100 का 1% तो 99 खत्म हो होंगे। गया। जी, लिखा भी हुआ है, पता नहीं क्यों नहीं बता रहे, मुझे तो बहुत हैरानगी हो रही है भाई। लिखा भी हुआ है कि 99 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2CO3 इज लेफ्ट बिहाइंड। क्यों भाई? आप कहें कि टोटल मॉलिक्यूल थे 100, 100 में से 1% आयोनाइज हुए। आयोनाइज का मतलब है कि 1% ने H आइन बनाया और कार्बोनेट आइन बनाया। तो बाकी कितने परसेंट नहीं आयोनाइज हुए, ये बताएं, कितने परसेंट आयोनाइज नहीं हुए? हाँ, 99%। 99% नहीं आयोनाइज हुए ना, तो वो अनरिएक्टेड रह गए। अब ये बताओ, चलो चलो अब देख लेते हैं अब कितनी समझ आई है। फिर इस HCl में कितने मॉलिक्यूल्स HCl के रह गए? 0। शाबाश। आफ्टर आयोनाइजेशन, आफ्टर आयोनाइजेशन, नो मॉलिक्यूल, नो मॉलिक्यूल ऑफ HCl इज लेफ्ट बिहाइंड। क्यों? क्योंकि बेटा आपको बताया है कि ये जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है ये 100% आयोनाइज होता है, मतलब ये सारे का सारा H आइन में और Cl माइनस में कन्वर्ट हो गया भाई। तो बताओ भाई, स्ट्रॉन्ग एसिड का क्या मतलब है? जब मैं कहता हूं कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, जब भी आपसे कोई कहे ना कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है,
तो आपके माइंड में फौरन क्या पिक्चर आनी चाहिए कि भाई स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब है कि उसमें हाइड्रोजन आइंस आर मोर। और जब भी कोई आपसे कहे कि भाई ये वीक एसिड है, तो उसका क्या मतलब है कि उसमें हाइड्रोजन आइंस क्या होंगे बेटा? हाँ जी, कम होंगे। अगर जी कम होंगे तो बेटा ये अब कॉन्सेप्ट भूलेगा तो नहीं, या फिर भूल जाएंगे थोड़ी देर बाद? नहीं भूलेगा सर। अच्छा, अब देखो ये आपके पास आ गया ऐसे, ये कि स्ट्रॉन्ग एसिड की डेफिनेशन ये है कंप्लीट आयोनाइजेशन, दिस इज द की वर्ड। वीक एसिड की डेफिनेशन कि इनकम्प्लीट आयोनाइजेशन, मतलब बहुत थोड़े मॉलिक्यूल हैं जो आयंस की फॉर्म में जाएंगे, मैक्सिमम मॉलिक्यूल अनरिएक्टेड रहते हैं। ठीक है जी। अब बेटा आप इन स्ट्रॉन्ग एसिड्स को और वीक एसिड्स को किस बेस पर क्लासिफाई करते हो? पीएच, एक वर्ड आपने सुना होगा पीएच, पावर ऑफ हाइड्रोजन। ये जरा सुने, एक पीएच स्केल जो आपको एसिडिटी बताएगा। अभी बेस तो हमने नहीं किया, लेकिन चले पीएच स्केल के बारे में थोड़ी सी मैं आपको बताऊं। बेटा ये बताएं, पीएच स्केल की वैल्यूज पता है कहां से स्टार्ट होता है, कहां पर एंड होता है ये स्केल? सर सर 1 से 14। 14 तक। ठीक है, और कोई बच्चा बताए? हाँ बेटा। सर वही जीरो कह रही थी। अच्छा, ये तो नया मसला खड़ा हो गया भाई, 0 to 14 या 1 to 14, आप बताएं। 0 to शाबाश बेटा, 14। शाबाश। ये एक मिसकॉन्सेप्ट है भाई, मैक्सिमम बच्चे आंसर देते हैं 1 to 14, 1 to 14 नहीं होता भाई, 0 to 14। तो पीएच स्केल स्टार्ट फ्रॉम 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 एंड 14, यहां से स्टार्ट हो रहा है। अच्छा बेटा देखो, जो 7 है ना, 7 इज द न्यूट्रल पॉइंट। 7 इज द न्यूट्रल पॉइंट, ये न्यूट्रल पॉइंट। ठीक है, 7 आपका न्यूट्रल है। 7 का मतलब है, अच्छा बात सुनो, दो तरह के, पूरी दुनिया में दो तरह के सोल्यूशन है। या तो सोल्यूशन में एच आइंस होंगे, या सोल्यूशन में ओ एच आइंस ज्यादा होंगे। ओ एच आइन का क्या मतलब होता है कि ये बेसिक है, अभी आपको इसके बारे में मजीद कुछ इंफॉर्मेशन नहीं पता, सिर्फ ये याद रखें जिस तरह एसिड को हम रिप्रेजेंट करते हैं एच आइन से, तो अल्कली को किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? OH OH। नेगेटिव। ओ एच आइन से, बस अभी फिलहाल ये याद रखें। और ओ एच आइन बेस को बताता है, इस तरह एच आइन एसिड को बताता है। अब जरा सुने, अगर अभी आपको पीएच के बारे में भी बताता हूँ। पीएच 7 का मतलब ये होता है कि सोल्यूशन में एच आइन और ओ एच आइन बराबर हैं। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट डाली है ना, ये आप इसको इग्नोर कर सकते हैं, इसका मतलब आप समझ लें अभी, अमाउंट ऑफ एच आइन और अमाउंट ऑफ ओ एच आइन इज इक्वल। देखो, जितना एसिड स्ट्रांग होगा, जितना आपका एसिड स्ट्रांग होगा ना, उसकी पीएच उतनी कम होगी। स्मॉलर द नंबर, मोर एसिडिक द सॉल्यूशन। ये मैं लिख रहा हूं, द स्मॉलर द नंबर, the smaller the number, the more acidic the solution. The more acidic the solution. और इसी तरीके से इधर आ जाएं, the larger the number, NO number, NO stands for number, the larger the number, the more alkaline the solution, मतलब basic, the more alkaline the solution। मतलब अभी आपको बताता भी हूं, लेकिन कहने का मतलब ये है, आपके पास ये एक बॉटल है, इसमें
एच आइन, एच आइन, ओ एच आइन, ओ एच आइन, एच आइन, एच आइन। अच्छा एक बात बताऊं, याद रखना, जिस सॉल्यूशन में एच आइन होते हैं ना, उस सॉल्यूशन में ओ एच लाजमी होते हैं बेटा। ये हो नहीं सकता ना हो, लाजमी होंगे, लेकिन कम होंगे, होंगे लाजमी, चाहे HCl ही क्यों ना हो। अभी आपको रीजन बताऊंगा वहां कहां से आएंगे, वाटर से आते हैं OH। लेकिन आप मुझे ये बताओ, अगर इस सॉल्यूशन की बात करें तो इस सॉल्यूशन में देयर आर मोर एच आइंस, 1 2 3 4 5 मोर एच आइंस। ठीक है, तो इसको हम इस तरह लिखेंगे, H ions are more than OH ions, therefore acidic। कोई प्रॉब्लम बेटा पूछिए, शाबाश। हाँ, अगर एक बोतल है उसमें OH आइन कम है, H आइन ज्यादा है, तो आप क्या कहेंगे कि एसिडिक हुआ, बेसिक हुआ? एसिडिक। एसिडिक हुआ, H आइन आर मोर। अच्छा, न्यूट्रल में क्या होगा बेटा? न्यूट्रल में अगर आपका सोल्यूशन न्यूट्रल है, दोनों बराबर होंगे। जी इक्वल अमाउंट होगी, जी शाबाश, बिल्कुल इक्वल होंगे, H प्लस OH माइनस OH माइनस। तो H आइंस और OH आइंस अगर इक्वल है तो आप कहेंगे pH 7 है, न्यूट्रल सॉल्यूशन। ये जो आप बेटा पानी पीते हैं, ड्रिंकिंग वाटर, किसी बच्चे के पास छोटी बोतल अगर अभी भी है पास, किसी बच्चे के पास छोटी बोतल पड़ी है बेटा अभी, नेस्ले की या एक्वाफिना या जो भी कहीं पानी वाली बोतल है, अगर है तो जरा अपने सामने बताए, रखे, फिर मैं एक चीज उससे पूछता हूँ। है किसी के पास पड़ी हुई है जिसके ऊपर स्टिकर भी लगाओ, या नहीं है? आप उसमें देखिए बेटा पीएच लिखी होती है, पीएच लिखी होती है, अब देखें कितनी पीएच लिखी हुई है उस पर। आपने देखा ये जो एक्वाफिना का पानी होता है, एक्वाफिना का पानी बेटा आपने यूज किया है ना? एक्वाफिना कड़वा होता है सर। थोड़ा सा कड़वा होता है, गुड। क्यों? आपको पता है वो स्लाइटली बेसिक होता है, उसकी पीएच 7 से ज्यादा होती है। जब पीएच 7 से ज्यादा होती है ना, तो उसमें OH आइन ज्यादा होते हैं। तो ये जो एक्वाफिना का पानी है, ये स्लाइटली बिटर इन टेस्ट, क्योंकि जो अल्कलाइन है ना, एसिड तो सॉवर इन टेस्ट होता है, एसिड का जायका क्या है, टेस्ट क्या है, सॉवर। लेकिन जो बेस होता है ना, ये बिटर होता है, बिटर। जिस तरह आपकी सोप है, सोप अगर आप हल्का से टेस्ट करें तो वो बिटर है, ठीक है? तो ये बेसिक सोल्यूशन जो है, बेसिक सोल्यूशन, इसमें OH आइंस आर मोर। अगर कोई आपके पास ऐसा सोल्यूशन आ रहा है ना जिसमें OH आइंस आर मोर, तो आप कह सकते हैं भाई दिस इज बेसिक इन नेचर, ये बेसिक है, अल्कलाइन है। बल्कि उन्होंने लिखा भी होता है, जो एक्वाफिना की बास बोटल्स हैं जिनका जो स्टिकर है बाहर से पिंक कलर का होता है, ऊपर से लिड भी पिंक कलर का होता है, वो तो अच्छा खासा कड़वा होता है, उसकी पीएच कोई 8 और 9 के दरमियान होती है जाकर, ठीक है? तो इसलिए सर आप इसको वहां पे देखिए बेटा। सर गूगल गूगल पे लिखा हुआ है 5.5 और 7 के बिटवीन होती है पीएच। ये बेटा डिफरेंट, हाँ हाँ ठीक है, ये डिफरेंट कंपनीज है ना। आपने किसका देखा होगा पता नहीं, किसी नेस्ले वाली कंपनी का, या मैं एक्वाफिना की बात कर रहा हूँ, उसका जो वाटर है थोड़ा सा। एक्वाफीना का लिखा है। ये देखिए बेटा, मैं भी आपको बताता हूँ, ये देखिए, चलें देख लेते हैं अभी। AQUA एक्वाफिना अल्कलाइन, उसके ऊपर ये भी लिखा होता है अल्कलाइन वाटर। मैं आगे पीएच भी लिख देता हूँ। इसमें नहीं है ना बेटा, उसका ना ऊपर से पिंक वो होता है लिड, इसमें है नहीं। मैं चले आपको पिक्चर खींच के दे दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप पे, इस पे ना वो आ नहीं रहा, उसके ऊपर से लिड भी वो होता है। ये तो इनने एक्वाफिना का ऐसे ही लिखा हुआ है ना, एक एक्वाफिना का वाटर है, उसके ऊपर लिखा होता है अल्कलाइन वाटर, एक्वाफिना अल्कलाइन वाटर। वो मुझे यहाँ नजर नहीं आ रहा ठीक है उसकी सर। पीएच, ठीक है? तो मैं आपको चले पिक्चर सेंड करूंगा, उसकी पीएच बेसिक होती है, वो इसलिए कड़वा होता है, आप चेक कीजिएगा। बाकी जो नॉर्मल वाटर है वो बास की 7.5 की होती है बेटा पीएच, 7.5 पीएच की होती है बास वाटर। अच्छा, लेकिन मैं आपको बताऊं, ये जो स्लाइटली अल्कलाइन वाटर है ये ज्यादा हेल्दी है, स्लाइटली अल्कलाइन वाटर। या आपको एक और एग्जांपल देता हूं, आप ये जो मैकडोनल्ड्स पे जाते हैं, उस पे भी आपने देखा है गैस वाटर होता है, एक वाटर की बोतल वो आपको देते हैं जो कि गिलास वाली बोतल में होती है, वो भी अच्छा खासा कड़वा होता है, बेसिक इन नेचर है। अच्छा, अब आगे चलते हैं बेटा कि पीएच मेजर कैसे करते हैं भाई। अब तो मॉडर्न टेक्निक्स आ गई हैं। मॉडर्न टेक्निक्स में ये है कि आपके पास पीएच मीटर होता है ना, यू कैन
find the pH of any solution by pH मीटर। एक मेथड क्या है कि pH मीटर से करते हैं बेटा। pH मीटर बहुत आसान है। देखो ये कैसे है, ये आपका बीकर है ना, इसमें वाटर है, तो आपके पास ये pH मीटर होगा इधर, इस तरह आप ये वायर है, और यहाँ पर आप बेटा ये अपना एक इलेक्ट्रोड से डिप करेंगे इसके अंदर, प्रोब प्रोब बोलते हैं इसको। जैसे ही डिप करेंगे तो यहाँ pH लिखी हुई आ जाएगी 7.5। बस इसमें तो आपने कुछ भी नहीं करना है, ये तो हर बंदा कर सकता है ना। एक और तरीका भी है, बाय यूजिंग pH पेपर, जिसको आप यूनिवर्सल इंडिकेटर कहते हैं। सेकंड वे देखें, यू कैन ऑल्सो फाइंड द pH by using universal indicator paper। universal indicator paper, ये आपको बेटा बता देता हूँ किस तरह का होता है। ये देखिएगा जरा, इसको ना मैं इस पे अटैच कर देता हूँ। ये देखें बेटा, आपने पता क्या करना है, ये तो बहुत आसान है। आपने ये करना है कि आपने ना, ये आपके पास सोल्यूशन है, एनी सोल्यूशन, आपने ये येलो कलर का होता है, पूरी स्ट्रिप होती है, आप उसमें थोड़ा सा फाड़ लेते हैं, येलो कलर का होता है, इसको आप कहते हैं पीएच पेपर। ये बेटा आपने इसमें डिप करना है जी, ये आपने डिप करना है किसमें, इस पेपर, इस सोल्यूशन के अंदर। जब आप बेटा इसको डिप करेंगे ना इस तरह, तो इसका कलर चेंज होगा। सपोज करते हैं डिप करने के बाद कलर हो गया जी इसका, ये कलर हो गया जी, येलोइश ग्रीन थोड़ा सा करते हैं, ये इस तरह का कलर हो गया। अब आप बस कलर मैच करेंगे, भाई ये कलर किससे मैच हो रहा है, मैं कहता हूँ सपोज इससे मैच हो रहा है, तो आप कहेंगे पीएच कितनी है, 6 है, ये देखें नीचे 6 लिखा हुआ है। फिर आप एक और सोल्यूशन लेते हैं, उसमें यही पीएच पेपर जो कि येलो कलर का होता है, इनिशियली येलो कलर का है, आप उसको बेटा डिप करेंगे। मेरी बात है, इन कलर्स को आइडेंटिफाई करना थोड़ा मुश्किल होता है यहाँ पर भी, लेकिन आप शेड देखते हैं किसके साथ मैच कर रहा है। अगर आपने पीएच पेपर जो कि येलो कलर का है, ये पीएच पेपर है बेटा। जो ऊपर पड़ा था ना आपने, एक लिटमस पेपर था, वो अलहदा चीज होती है बेटा, ये दो चीजें अलहदा, इनको जरा डिफरेंशिएट करें। एक है लिटमस पेपर, लिटमस पेपर दो कलर का होता है, एक रेड और एक ब्लू। अच्छा, लिटमस पेपर आपको स्ट्रेंथ नहीं बताता भाई, बताएं इस पे क्या फर्क है, पीएच पेपर और लिटमस पेपर में, कोई बच्चा मुझे फर्क बताए शाबाश। लिटमस पेपर सिर्फ ये बताता है कि अगर एसिड है कि अल्कली, और यूनिवर्सल इंडिकेटर या येलो कलर का पेपर वो उसका स्ट्रेंथ बताता है। शाबाश, देखिए इन्होंने बिल्कुल ठीक बताया कि जो लिटमस पेपर है, जो रेड और ब्लू कलर का होता है, वो आपको सिर्फ ये बताएगा कि सोल्यूशन इज एसिडिक या सोल्यूशन इज बेसिक, खत्म। लेकिन ये जो पीएच पेपर है, पीएच पेपर ये आपको क्या बताता है कि जो एक खास सोल्यूशन आपके पास है, इसकी स्ट्रेंथ क्या है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, कितना स्ट्रॉन्ग एसिड है, जितना स्ट्रॉन्ग होगा उतनी वो कलर जो है ना आप मैच कर लेंगे। अगर इस कलर से मैच कर रहा है 1, 0 से शो नहीं किया बेटा, 0 भी इधर होगा, 2, 3, 4, 5, 6, और जिस कलर से मैच कर रहा है आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अच्छा बेटा आगे चलते हैं, अब जरा मैं अल्कली पर आ जाऊं, फिर उसके बाद हम इंडिकेटर की बात करेंगे बेटा। अल्कलीज, अल्कलीज क्या होते हैं बेटा, ठीक है, अल्कली पर आ जाए। अच्छा आपको पता है जो अल्कली है, दिस इज द अरेबिक वर्ड, अल्कली अरेबिक वर्ड है। अब ये इसका ये मतलब नहीं है कि अरबियों ने रिसर्च किया, लेकिन इसका मतलब जरा सुने क्या है। ये जो पुराने जमाने में ना
जो एनर्जी बेटा यूज की जाती थी या जो खाना बनाया जाता था, ये वुड को बर्न किया जाता था। वुड को भी नहीं, जो वुड के बाहर, आपने देखा वुड के बाहर एक जो है ना एक छिलका सा होता है वुड का, जिसको उर्दू में छाल सी बोलते हैं, ठीक है, उसको बर्न करते थे, उसको जलाते थे, वुड के बाहर वाली जो कवरिंग है उसको, और उसको फिर बर्न करके एनर्जी उससे ली जाती थी, उसमें फूड कुक करते थे। फिर हुआ ये कि जब साइंटिस्ट ने उस ऐश की रिसर्च की ना, वो जो ऐश ऐश कहते हैं जो राख बच जाती है ना, जब उस लकड़ी को जलाने के बाद उस राख को, उस ऐश की इन्वेस्टिगेशन की, तो पता चला कि जो ऐश है, ये ऐश, इसमें ग्रुप 1 के मेटल्स हैं। ग्रुप 1 के क्या हैं? मेटल्स। इसलिए ग्रुप 1 के मेटल्स को अल्कली बोलते हैं। ग्रुप 1 के मेटल्स को क्या बोलते हैं? अल्कली। अल्कली का अरेबिक में वर्ड होता है ऐश। अरबी में अल्कली ऐश को बोलते हैं, ठीक है। तो उस ऐश के अंदर ग्रुप 1 के मेटल्स थे, उस ऐश में ग्रुप 1 के मेटल्स थे, सोडियम पोटाशियम, इसलिए आपने ग्रुप 1 का नाम अल्कली मेटल्स रख दिया, अल्कली मेटल्स। तो ये अल्कली वहीं से निकला है। अभी आपने जो इस अल्कली को डिफाइन करना है वो ये कि अल्कलीज जो है, ये एक तो वाटर सॉल्युबल बेसिस हैं। ये क्या होती हैं? वाटर सॉल्युबल मेटल हाइड्रोक्साइड। और जो बेटा वाटर, इनको वाटर सॉल्युबल बेसिस भी कह सकते हैं, ठीक है। अल्कलीज आर वाटर सॉल्युबल बेसिस। वाटर, ये भी लिख लें, वाटर सॉल्युबल बेसिस। अच्छा, आपको एक बात बताता हूँ, आप कहेंगे सर ये तो हमारे लिए बहुत मुश्किल है, हमें कैसे पता चलेगा जी कौन सी मेटल हाइड्रोक्साइड वाटर सॉल्युबल है और कौन सी नहीं है ना? तो एक बहुत आसान सी निशानी बताता हूँ। ऑल ग्रुप 1, ऑल ग्रुप 1 metal hydroxides are water soluble। बड़ा ग्रुप 1 के मेटल हाइड्रोक्साइड कौन से हैं? लिथियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, रुबिडियम हाइड्रोक्साइड, ये सब वाटर सॉल्युबल है। याद रखिए बेटा, ग्रुप 1 के मेटल पर चार्ज होता है +1, OH पर चार्ज होता है -1। ये याद रखना है, भूलना नहीं है। OH के ऊपर नेट चार्ज क्या होता है? -1। कैसे आएगा ये भी आगे जाके बताऊंगा जब रिडॉक्स पढ़ेंगे। ठीक है, अभी ये याद रखें कि OH के ऊपर -1 चार्ज होता है। ठीक है, जो ग्रुप 1 के मेटल हाइड्रोक्साइड है ये तमाम वाटर सॉल्युबल है भाई। अच्छा ठीक है, और क्या बात है? और सुने, सेकंड, सॉल्युबिलिटी ऑफ ग्रुप 2 मेटल हाइड्रोक्साइड्स इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। इसको जरा देखिएगा बेटा, ग्रुप 1 में तो कोई मसला नहीं है ना, वो सारे सॉल्युबल हैं, लेकिन ग्रुप 2 में मैंने ये लिखा, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। अच्छा, ये मैं 2 क्यों लिख रहा हूं भाई? 2 इसलिए लिख रहा हूं बेटा, Mg है ना, इस पर 2+ चार्ज, तो ग्रुप 2 का मेटल है ना, +2 चार्ज। OH के ऊपर -1 चार्ज होता है भाई। आपको पता है कि जो आयोनिक कंपाउंड होते हैं इसमें क्रिस क्रॉस करके चार्जेस को इक्वल करते हैं, तो 1 इधर आएगा, 2 इधर आएगा, तो ये बनेगा MgOH होल ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो ग्रुप 2 मेटल्स की जो हाइड्रोक्साइड है, ये डाउन द ग्रुप इनकी सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। सबसे ज्यादा सॉल्युबल कौन होगा? बेरियम। सबसे लीस्ट सॉल्युबल कौन होगा? बेरिलियम। लेकिन ग्रुप 2 को भी अब अल्कली में शामिल करते हैं, वाटर सॉल्युबल तो है ना, तो ये भी अल्कलीज हैं। तीसरा पॉइंट, जितने भी ट्रांजिशन मेटल हाइड्रोक्साइड है ना बेटा, ट्रांजिशन मेटल्स कौन से होते हैं जो ग्रुप 2 और 3 के दरमियान आते हैं? स्कैंडियम, टाइटेनियम, विनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, वो वाटर सॉल्युबल नहीं है। तो ट्रांजिशन मेटल हाइड्रोक्साइड्स, ट्रांजिशन मेटल हाइड्रोक्साइड्स आर insoluble in water। अच्छा बेटा, अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, और कि मैंने आपको पहली चीज ये बताई, फिर सुन लो। ये जितने भी होते हैं ना बेटा, आयरन हाइड्रोक्साइड या क्रोमियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, या फिर जिंक हाइड्रोक्साइड, ये सब वाटर इनसॉल्युबल हैं। ट्रांजिशन मेटल आ रहे हैं ना, आयरन, क्रोमियम, ये वाटर सॉल्युबल नहीं है। अब बड़ा आसान है, मैं आपको फिर समझाता हूँ। मैंने कहा अल्कली क्या होता है, अभी तक मैंने बेस का वर्ड नहीं यूज किया, ठीक है। अल्कली क्या होता है?
मैंने कहा कि अल्कली ऐसे मेटल हाइड्रोक्साइड्स हैं जो वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं। और एक और बात ये बताए कि ये वाटर सॉल्युबल बेसिस होती है। इसका मतलब ये हुआ कि तमाम बेसिस वाटर में सॉल्युबल नहीं है भाई, कुछ बेसिस वाटर में सॉल्युबल है। जो बेसिस वाटर में डिसॉल्व हो रही है वो क्या है? वो आपके अल्कलीज हैं। बेटा अब मैं आपको एक वेन डायग्राम, आप लोगों ने मैथ्स में पढ़ी होगी, बड़ी हेल्पफुल है, यहाँ आपको एक काम देखिए, ये देखो, ये है ना, आप लोग इसका मतलब बताएंगे मुझे। हाँ जी बेटा, इसका क्या मतलब है बताएं। सर इसका मतलब है ऑल एल्कलीज आर बेसिस बट ऑल बेसिस आर नॉट एल्कली। शाबाश। ऑल एल्कलीज आर बेसिस बट ऑल बेसिस आर नॉट एल्कली, क्योंकि बेटा तमाम बेसिस तो वाटर में डिसॉल्व नहीं होती ना। तो इसलिए अब मैं आपको पहले बेस की डेफिनेशन और फिर अल्कली की डेफिनेशन, थोड़ी सी इसमें फर्क करेंगे हम। तो सबसे पहले बेस की डेफिनेशन करते हैं बेटा। बेस क्या होता है? व्हाट इज अ बेस? तो बेटा आज की क्लास में कोई मुश्किल चीज नहीं है, जरा सुनो। अल्कली में मैंने अभी तक आपको यह बताया कि वो बेसिस जो वाटर में डिसॉल्व हो रही है ना, वो बेसिस जो वाटर में डिसॉल्व हो रही है वो अल्कली है। अब आप सोच रहे होंगे कौन सी बेसिस वाटर में डिसॉल्व होती है, तो बड़ी आसानी से आप ये दो लाइनें याद कर सकते हैं भाई। ग्रुप 1 के मेटल हाइड्रोक्साइड, ग्रुप 2 के मेटल हाइड्रोक्साइड वाटर में डिसॉल्व होते हैं, और अमोनिया भी इसमें मैं भी ऐड करूंगा जब ये कराऊंगा आपको। तो अब बेस की डेफिनेशन पर आ जाए। बेस क्या है? बेस इज दी प्रोटॉन एक्सेप्टर। बेटा बेस प्रोटॉन एक्सेप्टर है, प्रोटॉन को गेन करता है। व्हाट इज अ बेस? प्रोटॉन एक्सेप्टर। बेस प्रोटॉन एक्सेप्टर है, H प्लस को गेन करेगा। कैसे? सुनेगी। फॉर एग्जाम्पल अमोनिया, अमोनिया इज अ बेस, ठीक है। और भी बहुत सारी है मेरा। अच्छा, बेस की मैं आपको बहुत सारी एग्जांपल्स बताऊंगा कि कौन कौन से कंपाउंड एज अ बेस काम करते हैं, लेकिन पहले इस एक एग्जांपल देख लें। अमोनिया होता है बेटा NH3, ठीक है, और ये बेटा आपका H प्लस है, एसिड से आ रहा है ना। बताएं क्या रिएक्शन होगा बेटा? शाबाश, सोचिए, बिल्कुल आसान है, ऐड करना है, दोनों को ऐड कर दो भाई, सर दोनों को ऐड कर दो। NH4। NH4 प्लस, आपके पास बनेगा NH4 प्लस। ये है NH3 को कहते हैं अमोनिया, और NH4 प्लस को कहते हैं अमोनियम। अगर आपको ये देखना है कि भाई ये कैसे बॉन्ड बना, बता देता हूं। लिखने अगर लिखना चाहते हैं लिख भी लें, लेकिन सिलेबस पे नहीं है ये, इसका डॉट एंड क्रॉस सिलेबस पे नहीं है, आउट ऑफ सिलेबस है ये। लेकिन आपको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि ये बना कैसे है। देखो, मुझे आप कंफर्म कीजिएगा कि इस डॉट एंड क्रॉस में कोई प्रॉब्लम है या नहीं है बेटा। ये जो डॉट एंड क्रॉस है, बोले ठीक है बेटा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नो सर, ये सही है। ये तो आपका सिंपल है ना, जो आप वो बनाते आए हैं कोवेलेंट का। मैं जरा इसको क्लियर कर दूं, एस। अच्छा ये बताओ, इस H प्लस के पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बेटा? इस H प्लस के पास इसके पास नहीं होगा जीरो सर इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। जीरो इलेक्ट्रॉन। इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है भाई। वैसे हाइड्रोजन एटम के पास ना एक इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन इसके पास नो इलेक्ट्रॉन, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है भाई इसके पास, ठीक है ना। अब क्या होगा कि ये जो लोन पेयर है, सॉरी लोन पेयर तो आपको नहीं पता, ये जो बेटा आपको एक पेयर नजर आ रहा है, ये इस H प्लस के साथ बॉन्ड बनाएगा। देखिए देखिए, इसमें इसको कोई नुकसान नहीं है। अमोनिया को जरा चेक कीजिएगा, अमोनिया को कोई नुकसान नहीं है, बस हाइड्रोजन का फायदा हो रहा है। बट ये जो H प्लस है, जिसको मैं भी ये येलो कलर से शो कर रहा हूं ताकि थोड़ा सा डिफरेंशिएट हो जाए। बताओ जी, बताओ जी, इसमें नाइट्रोजन का ऑक्टेट अभी भी कंप्लीट है या नहीं? कंप्लीट है सर। लेकिन फायदा हो गया H प्लस को या नहीं हुआ? पहले इसका डुप्लेट कंप्लीट नहीं था, अब हो गया कंप्लीट, तो फायदा हुआ या नहीं हुआ? हुआ सर। अब ये छोड़ दें, आपकी ये बॉन्डिंग कौन सी है, ये आप ए लेवल से पढ़ेंगे, डेटिव बॉन्ड है, ये छोड़ दें। और आपको ये बनाने की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ ये समझाना मकसूद था कि रिएक्शन हुआ कैसे है भाई। NH3 ने इस H प्लस को गेन किया और अमोनियम बना दिया NH4 प्लस। इसलिए
क्या मैं ये कहूंगा कि अमोनिया इज अ बेस क्योंकि अमोनिया ने प्रोटॉन एक्सेप्ट किया है? बोले यस सर। अच्छा, अभी मैंने आपको बिल्कुल आधी बात बताई है। बेस के अंदर अल्कलीज भी आती हैं भाई, अल्कलीज तो मैंने भी टच ही नहीं किया, अभी सिर्फ आपको बेस की डेफिनेशन बताई है। और बेस के अंदर एक छोटा सा ग्रुप होता है अल्कली का, वो बताया है कि वाटर सॉल्युबल बेसिस। आप कहेंगे ना सर कि जो आप OH की बातें कर रहे थे भाई, ये जो पीएच OH होंगे तो पीएच बेसिक होगी, ये OH की तरह है। तो ये बेटा अभी आपको जब पूरा रिएक्शन करवाऊंगा तो OH भी नजर आएगा, ठीक है, उसके लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो अल्कलीज इंशाल्लाह हम कल स्टार्ट करेंगे। अल्कलीज के रिएक्शन कल आपको ये बताऊंगा बेटा, यहां से हम स्टार्ट करेंगे कि कौन कौन से कंपाउंड एज अ बेस काम करते हैं। देखें, जो आपके मेटल हाइड्रोक्साइड्स हैं ये सब बेसिस हैं। अमोनिया इज अ बेस। जो मेटल ऑक्साइड्स हैं वो बेसिस हैं। जो मेटल कार्बोनेट्स हैं वो बेसिस हैं। ये कल लिखवाऊंगा, ठीक है, कल यहां से स्टार्ट करेंगे कि कौन कौन से कंपाउंड आपके एज अ बेस काम कर रहे हैं। तो उसमें लिखूंगा अमोनिया इज अ बेस, मेटल हाइड्रोक्साइड इज अ बेस, मेटल कार्बोनेट इज अ बेस एंड मेटल ऑक्साइड इज अ बेस। ये 4 कंपाउंड जहां नजर आए आप कह दें ये बेस है। क्यों बेस है, फिर हम उसको प्रूफ करेंगे भाई कि ये प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो बेस की जो डेफिनेशन है वो ये ज्यादा ब्रॉडर डेफिनेशन है कि जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करे वो बेस होगा। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना काफी है, बाकी इंशाल्लाह कल कंटिन्यू करेंगे यहीं से। स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज स्टूडेंट्स।